सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत है। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ये हमारी यूपीएससी आईएएस मेंस 2015 जीएस पेपर 2 से क्वेश्चन ले रहा हूं क्योंकि हम निरंतर 5-5 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गया तो हम ये दावा कर सकते हैं कि हम बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। हमको कहीं से किसी भी प्रश्न को लिखने में कठिनाई नहीं होगी, बशर्ते हमें सभी प्रश्नों को सावधानीपूर्वक हल करना होगा। हमारा टारगेट है 2013 से लेकर अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न हुए हैं उन सब को हम क्रमबद्ध तरीके से हल कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये हमारे आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए बहुत ही कारगर साबित हो। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों को तैयार कर लिया है तो मैं मानता हूं कि आपने लगभग 80% सिलेबस आपने तैयार कर लिया। चलिए हम अब सीधे प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा हाल में प्रख्यापित अध्यादेश के द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में क्या प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं? यह भारत के विवाद समाधान यांत्रिकत्व को किस सीमा तक सुधारेगा? चर्चा कीजिए। 200 शब्दों में हमें इसका उत्तर लिखना है क्योंकि हमको 3 घंटे में 20 प्रश्न हल करने होते हैं। चलिए हम सीधे अब प्रश्न पर चलते हैं। हम सबसे पहले भूमिका लिखेंगे, भूमिका के बाद मुख्य भाग लिखेंगे, मुख्य भाग के बाद हम निष्कर्ष लिखेंगे। हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 भारत में मध्यस्थता और सुलह को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है। इसका उद्देश्य पारंपरिक अदालत प्रणाली के बाहर एक प्रभावी और कुशल विवाद समाधान तंत्र प्रदान करना है। हाल के वर्षों में विभिन्न चिंताओं को दूर करने और भारत में मध्यस्थता परिदृश्य को और बेहतर बनाने के लिए अध्यादेशों के माध्यम से अधिनियम में कई संशोधन किए गए हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। हालिया अध्यादेश द्वारा लाए गए प्रमुख बदलाव के बारे में हम देखेंगे। नंबर 1 है मध्यस्थों की नियुक्ति। 2019 का संशोधन भारतीय मध्यस्थता परिषद ACI की स्थापना करता है जो मध्यस्थ संस्थानों की ग्रेडिंग और मध्यस्थों को मान्यता देने के लिए जिम्मेदार है। इस बदलाव का उद्देश्य मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। अगला पॉइंट है गोपनीयता। यह संशोधन एक प्रावधान पेश करता है जो मध्यस्थ फैसले के कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए आवश्यक विवरणों को छोड़कर सभी मध्यस्थता कार्रवाई की गोपनीयता को अनिवार्य बनाता है। इस बदलाव से विवाद समाधान प्रक्रिया की गोपनीयता सुनिश्चित करके पार्टियों को मध्यस्थता का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। अगला पॉइंट है मध्यस्थता कार्रवाई के लिए समय सीमा। यह संशोधन मध्यस्थता कार्रवाई को पूरा करने के लिए 12 महीने की समय सीमा निर्दिष्ट करता है जिसे पार्टियों की आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है। इस प्रावधान का उद्देश्य देरी को कम करना और मध्यस्थता प्रक्रिया की दक्षता में सुधार करना है। अब हम भारत के विवाद समाधान तंत्र पर प्रभाव के बारे में देखेंगे।
नंबर 1 है बेहतर दक्षता। मध्यस्थता कार्रवाई को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा से देरी कम होने और मध्यस्थता प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे यह विवाद समाधान चाहने वाले पक्षों के लिए अधिक आकर्षक विकल्प बन जाएगा। अगला पॉइंट है बढ़ी हुई पारदर्शिता। भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना और मध्यस्थ संस्थानों की ग्रेडिंग का उद्देश्य मध्यस्थों की नियुक्ति और मध्यस्थ संस्थानों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। अगला पॉइंट है सुदृढ़ गोपनीयता। अनिवार्य गोपनीयता प्रावधान से प्रक्रिया की गोपनीयता सुनिश्चित करके विशेष रूप से संवेदनशील वाणिज्यिक विवादों में अधिक पक्षों को मध्यस्थता का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। हाल ही के परिवर्तनों से भारत में मध्यस्थता प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की संभावना है। देरी, गोपनीयता और मध्यस्थों की नियुक्ति से संबंधित चिंताओं को दूर करके ये बदलाव विवाद समाधान चाहने वाले पक्षों को मध्यस्थता का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और एक मजबूत और प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान ढांचे के विकास में योगदान करेंगे। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार में दिवाली के दौरान पटाखे जलाने के विधिक विनियम भी शामिल हैं? इस पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की और इस संबंध में शीर्ष न्यायालय के निर्णयों के प्रकाश पर चर्चा कीजिए। 200 शब्दों में हमें इसका उत्तर देना है। हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। अगर हम इसको विस्तार से समझाएंगे तो एक क्वेश्चन को हल कराने में कम से कम 20-25 मिनट लग जाएगा, और इसीलिए मेरा कोशिश है कि 20 से 25 मिनट में हम 5 प्रश्नों को केवल प्रश्न के अकॉर्डिंग हल करते हुए चले जाएं। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य पहलू है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार में स्वच्छ हवा का अधिकार भी शामिल है, जो स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम मुख्य भाग देखते हैं। दिवाली के दौरान पटाखे जलाने के संदर्भ में शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया और स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार और त्योहारों से जुड़ी सांस्कृतिक प्रथाओं के बीच संतुलन बनाने के लिए कई फैसले दिए हैं। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ 2001 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार पर जोर दिया और केंद्र सरकार को पटाखों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपाय करने का निर्देश दिया, जिसमें पटाखों के लिए शोर मानकों के कार्यान्वयन और आवासीय क्षेत्रों में उनके उपयोग पर प्रतिबंध शामिल है। अगला पॉइंट है 2018 में उच्चतम न्यायालय ने दिवाली के दौरान पटाखों के उपयोग पर दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें गैर हरित पटाखों की बिक्री और निर्माण पर प्रतिबंध, पटाखे फोड़ने के लिए निश्चित समय स्लॉट और सामुदायिक समारोहों के लिए विशिष्ट क्षेत्रों का निर्धारण शामिल था। अदालत ने पर्यावरण अनुकूल पटाखों के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया, जिससे वायु और ध्वनि प्रदूषण कम होता है। ये फैसले दिवाली से जुड़ी सांस्कृतिक प्रथाओं के साथ स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को संतुलित करने के शीर्ष न्यायालय के प्रयासों को उजागर करते हैं। पटाखे जलाने पर कानूनी नियमों का उद्देश्य त्योहारों के सांस्कृतिक महत्व का सम्मान करते हुए वायु गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करना है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय एक संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, दर्शाते हैं, जो सांस्कृतिक प्रथाओं का सम्मान करते हुए स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार की रक्षा करना चाहता है। दिवाली के दौरान पटाखे जलाने पर कानूनी नियम
स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने और नागरिकों की भलाई की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 1976 के तहत गैर सरकारी संगठनों की विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने वाले नियमों में हाल के परिवर्तनों की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। 200 शब्दों में हमें इसका उत्तर लिखना है। हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। व्यक्तियों और संगठनों द्वारा विदेशी अंशदान और आतिथ्य की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने के लिए भारत में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 1976 लागू किया गया था। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 1976 का उद्देश्य भारत में गैर सरकारी संगठनों, NGO और अन्य संस्थाओं द्वारा प्राप्त विदेशी फंडिंग की निगरानी और नियमन करना है। इस अधिनियम के तहत विदेशी अंशदान की निगरानी और नियंत्रण के लिए कई नियम और विनियम स्थापित किए गए हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि प्राप्त विदेशी धन का उपयोग केवल उन उद्देश्यों के लिए किया जाए जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हैं। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने अधिनियम में कई संशोधन किए हैं। सबसे हालिया संशोधन 2020 में किया गया है, जबकि घोषित उद्देश्य विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इनमें से कुछ बदलावों ने विवाद को जन्म दिया है। FCRA के तहत विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने वाले नियमों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप NGO के कामकाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। अब मुख्य भाग पर चलते हैं। यहाँ FCRA में किए गए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन और उनके निहितार्थों की एक महत्वपूर्ण विवेचना प्रस्तुत की गई है। नंबर 1, प्रशासनिक खर्चों में कमी। प्रशासनिक खर्चों के लिए विदेशी फंड के इस्तेमाल की सीमा 50% से घटाकर 20% कर दी गई। यह NGO की महत्वपूर्ण ओवरहेड लागतों जैसे कर्मचारियों के वेतन, कार्यालय किराया, यात्रा, प्रशिक्षण इत्यादि पर खर्च करने की क्षमता को प्रतिबंधित करता है, जो उनके कामकाज के लिए आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है उप अनुदान पर प्रतिबंध। संशोधित अधिनियम किसी अन्य व्यक्ति या इकाई को विदेशी धन के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है, जिसे उप अनुदान के रूप में जाना जाता है। इससे NGO के बीच सहयोग प्रभावित होता है, खासकर जब छोटे ज़मीनी स्तर के संगठन धन के लिए बड़े NGO पर निर्भर होते हैं। हालांकि यह नियम धन के दुरुपयोग को रोक सकता है, लेकिन यह वास्तविक सहयोग और दूर दराज के क्षेत्रों तक लाभकारी कार्यक्रमों की पहुंच को भी प्रतिबंधित कर सकता है। अगला पॉइंट है अनिवार्य आधार। संशोधित अधिनियम में गैर सरकारी संगठनों के पदाधिकारियों को अपने FCRA लाइसेंस को पंजीकृत या नवीनीकृत करते समय आधार संख्या प्रदान करने की आवश्यकता है। इससे गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं। दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि इस उपाय से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। अब निष्कर्ष पर सीधे चलते हैं। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 1976 के हालिया संशोधन 2020 ने विदेशी फंडिंग की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। हालांकि ये संशोधन NGO की कार्यप्रणाली, उनके प्रशासनिक खर्चों और उनकी स्वायत्तता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। लोकतांत्रिक समाज में यह महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के कानूनों और नियमों के बीच संतुलन बनाए रखा जाए, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ साथ NGO की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को भी सुरक्षित रखा जा सके।
अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आत्मनिर्भर समूह बैंक अनुबंधन कार्यक्रम जो भारत का स्वयं का नवाचार है, गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों में सबसे प्रभावी साबित हुआ, स्पष्ट कीजिए। अब हम सबसे पहले भूमिका लिखते हैं। पहले हम स्वयं सहायता समूह के बारे में बताएंगे। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGS बैंक लीकेज प्रोग्राम SBLP भारत में एक अनूठी पहल है जिसका उद्देश्य SHG को विशेष रूप से समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों की महिलाओं को औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाना है। 1992 में नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा शुरू किया गया यह कार्यक्रम भारत में गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे प्रभावी उपकरणों में से एक साबित हुआ है। अब मुख्य भाग पर चलते हैं। वित्तीय समावेशन के बारे में देखते हैं। SBLP ने कम आय वर्ग की लाखों महिलाओं को औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाकर भारत में वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम सशक्तिकरण और निर्णय लेना के बारे में देखें। इस कार्यक्रम ने महिलाओं को वित्तीय संसाधनों और निर्णय लेने की शक्ति पर नियंत्रण देकर सशक्त बनाया है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। उद्यमिता और कौशल विकास SHG ने महिलाओं के बीच उद्यमिता और कौशल विकास को भी बढ़ावा दिया है। अब हम गरीबी उन्मूलन के बारे में देखें। SBLP ने गरीबी उन्मूलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम सामाजिक प्रभाव के बारे में देखते हैं। आर्थिक लाभ के अलावा स्वयं सहायता समूहों को गहरा सामाजिक प्रभाव भी पड़ा है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। SBLP ने माइक्रो क्रेडिट और SHG पर अपने फोकस के माध्यम से न केवल वित्तीय समावेशन को सक्षम किया है बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाया है, उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया है और गरीबी को कम किया है। यह सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से निपटने में नवीन, समावेशी और समुदाय के नेतृत्व वाली पहल की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित विकास कार्यों के लिए भारत में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को किस प्रकार मजबूत बनाया जा सकता है, मुख्य बाधाओं पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिए। अब हम सबसे पहले भूमिका पर चलेंगे। गैर सरकारी संगठन NGO भारत में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने, मजबूत कानूनों की पैरवी करने और ज़मीनी स्तर के संरक्षण प्रयासों में शामिल होने में महत्वपूर्ण रहे हैं। अब मुख्य भाग पर चलते हैं। उनकी क्षमता का उपयोग निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। पहला पॉइंट है नीति भागीदारी। गैर सरकारी संगठनों NGO को सभी स्तरों पर नीति निर्माण प्रक्रियाओं में शामिल किया जाना चाहिए। उनका ज़मीनी स्तर का अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता व्यापक और प्रभावी नीति निर्माण के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। अगला पॉइंट है क्षमता निर्माण। कई गैर सरकारी संगठन तकनीकी ज्ञान और संसाधनों की कमी से जूझते हैं। प्रशिक्षण एवं संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने से उन्हें अपना कार्य अधिक प्रभावी ढंग से करने में मदद मिलेगी। अगला पॉइंट है जन जागरूकता और सहभागिता। गैर सरकारी संगठनों को जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इसके अतिरिक्त वह अपने संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल कर सकते हैं, जो न केवल जनशक्ति प्रदान करेगा बल्कि लोगों में स्वामित्व की भावना भी पैदा करेगा। हालांकि गैर सरकारी संगठनों को अपने पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 1 है नियामक बाधाएं भी आ सकती हैं।
दूसरा पॉइंट है पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी हो सकती है। अगला है कुशल जनशक्ति की कमी हो सकती है। अगला पॉइंट है अपर्याप्त कानूनी सहायता आदि हमें देखने को मिलती है। अब हम भारत में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों के उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हैं। नंबर 1 है विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र CSE, जो भारत में पर्यावरण नीति को प्रभावित करने में सहायक रहा है। अगला पॉइंट है WWF इंडिया, जैव विविधता हॉटस्पॉट में संरक्षण प्रयासों के लिए जाना जाता है। और अगला पॉइंट है वन शक्ति, जो महाराष्ट्र में वन, मैंग्रोव और आर्द्रभूमि संरक्षण पर केंद्रित है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। जबकि गैर सरकारी संगठन पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, नीति निर्माण में उनकी भागीदारी को मजबूत करके, उनकी क्षमता का निर्माण करके, वित्त पोषण तक पहुंच में सुधार करके, नेटवर्किंग और सहयोग को प्रोत्साहित करके तथा सार्वजनिक जागरूकता एवं सहभागिता को बढ़ाकर उनकी क्षमता का और अधिक उपयोग किया जा सकता है। साथ ही नियामक बाधाओं, पारदर्शिता की कमी, कुशल जनशक्ति की कमी और अपर्याप्त कानूनी सहायता जैसी बाधाओं को संबोधित करना भी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हमारी आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।